तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिन्बे के सन पायरेट्स और जर्मा 66 की मदद से हमारा क्रू होल केक आइलैंड से बचकर निकल जाता है, लेकिन हमें जिन्बे और जर्मा 66 की फेट के बारे में बताया नहीं जाता। तो चलिए इसके आगे की कहानी को जानते हैं। मैरी जोआ पर एक इवेंट जिसको रेवरी कहते हैं वो हो रहा होता है। ये इवेंट हर 4 साल में एक बार होता है, जहाँ पर दुनिया के 50 वर्ल्ड लीडर्स के बीच 7 दिन की बैठक होती है, जहां वो दुनिया के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। इस इवेंट में हमें काफी सारे कैरेक्टर दोबारा दिखाए जाते हैं, जैसे कि प्रिंसेस सिराहोशी और रिगू फैमिली फिशमैन आइलैंड से, प्रिंसेस विवी और किंग कोबरा एलाबास्टा से, प्रिंसेस रेबेका और रिगू फैमिली ड्रेसरोसा से, डॉक्टर कुरेहा और डाल्टन ड्रम आइलैंड से, साथ ही वापल ब्लैक ड्रम किंगडम से, जिसने लूफी से हारने के बाद अपने डेविल फ्रूट से वापल टॉयज को बनाया, जो बहुत फेमस हुए और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको एक नया किंगडम एज अ रिवॉर्ड दे दिया। इसी के साथ और भी बहुत सारे लोग इस रेवरी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। हालांकि ये इवेंट मैरी जोआ में होने के कारण वो सब अपने आप को वर्ल्ड नोबल की प्रेजेंस में पाते हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड नोबल सेंट चार्लोस सिराहोशी को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको दूसरा वर्ल्ड नोबल सेंट डॉन कीहोटे म्यूजगार्ड रोकता है। और ये वही वर्ल्ड नोबल है जिसको सिराहोशी की माँ क्वीन ओटोहिमे ने फिशमैन आइलैंड में बचाया था। हमें ये भी पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी रेवरी इवेंट के दौरान मैरी जोआ पर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करना चाहती है, जिसके लिए उनके कैप्टन्स इकट्ठा हो रहे हैं। कैप्टन्स की बात हुई है तो वो लोग एक टाउन को बचा रहे होते हैं, जिस पर ब्लैक बियर्ड के कुछ आदमियों ने हमला कर दिया था। ये कैप्टन्स काफी पावरफुल और इंटरेस्टिंग होते हैं और इन सब के पास अलग अलग क्वर्क्स होती हैं और वो उस टाउन को बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। साथ ही वो उस टाउन के लोगों को इंस्पायर करते हैं कि उन लोगों को अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा, जिसके बाद वो लोग उन पायरेट्स को बहुत बजाते हैं। खैर, हमें पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी मैरी जोआ पर अटैक इसलिए कर रही है ताकि वो अपने साथी बार्थोलोमेव कुमा को बचा सके, जो इस पॉइंट पर साइबॉग में बदल चुका है और वर्ल्ड नोबल्स का गुलाम बन चुका है। इसके अलावा मैरी जोआ में हम वर्स्ट जनरेशन की मेंबर ज्वेलरी बोनी को भी देखते हैं, लेकिन ज्वेलरी बोनी मैरी जोआ में आई कैसे? ये तो पायरेट है ना। तो हुआ ये कि ज्वेलरी बोनी अपने डेविल फ्रूट से अपने आप को एक बूढ़ी औरत बना लेती है और अपने आप को सॉर्बेट किंगडम की रानी बताती है। बाय द वे, कुमा सॉर्बेट किंगडम का फॉर्मर किंग होता है। बोनी कुमा की इस हालत को देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वर्ल्ड नोबल्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हमें एक हिंट देता है एक डायरेक्ट कनेक्शन का बोनी और कुमा के बीच। हमें यहाँ साबो और उसकी टीम को भी दिखाया जाता है, जिन्होंने मैरी जोआ को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और वो कुमा की इस हालत को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं दूसरी ओर बिग न्यूज मॉर्गन की वजह से पूरी दुनिया को लूफी के होल केक आइलैंड के कारनामों के बारे में पता चल जाता है, जिससे उसकी बाउंटी 1.5 बिलियन बेरीज हो जाती है और उसको 5th एम्परर ऑफ द सी बोला जाता है। नामी को भी काइंड ऑफ एक नया एलाय ज़्यूस मिलता है, जो पहले बिग मॉम का साथी था, लेकिन नामी ने उसे लालच देकर और डरा धमकाकर अपने साथ कर लिया। सांजी को विंड स्मोक जस्ट से एक रेड सूट मिलता है। इसी बीच बिग मॉम काइडो को कांटेक्ट करती है, क्योंकि लूफी के बड़बोलेपन की वजह से बिग मॉम को पता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। तो बिग मॉम काइडो को कहती है कि वो वानो आ रही है लूफी का शिकार करने। बिग मॉम काइडो से ये भी कहती है कि उनको दोबारा मिलना चाहिए पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने के लिए, और हम पहली बार रॉक पायरेट्स के बारे में सुनते हैं। बाय द वे, हम ये भी देखते हैं कि काइडो ने यूस्टस किड को बंदी बना रखा है। खैर, बैक ऑन मैरी जोआ हमें फुजितोरा को दिखाया जाता है, जिसके मैरी जोआ आने की खबर सुनकर फ्लीट एडमिरल अकाइनू गुस्सा होता है, क्योंकि ड्रेसरोसा पर फुजितोरा ने स्ट्रॉ हैट्स को जाने दिया था, जिसके बाद अकाइनू ने फुजितोरा को
सजा दी थी कि जब तक वो स्ट्रॉ हैट्स को नहीं पकड़ लेता तब तक वो किसी भी मरीन बेस में नहीं आएगा। तो अकाइनु एक और मरीन एडमिरल रियोकुग्यू को ऑर्डर देता है कि वो फुजितोरा को उसके पास पकड़ कर लाए, लेकिन वो मना कर देता है और हमें फुजितोरा से पता चलता है कि वेगापंक ने वॉरलॉर्ड सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। वहीं दूसरी ओर हमें एक मिस्टीरियस फिगर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में लूफी का बाउंटी पोस्टर होता है और जैसे ही वो एक कोल्ड स्टोरेज में जाता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट स्ट्रॉ हैट होती है जो दिखने में बिल्कुल लूफी के स्ट्रॉ हैट जैसी दिखती है, जो लूफी को शैंक्स ने और शैंक्स को गोल्डी रॉजर ने दी थी। इसी बीच गोरोसाई एक खास मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं बाय द मोस्ट अनलाइकली फिगर एम्परर ऑफ द सी शैंक्स, जो गोरोसाई से एक खास पायलट के बारे में बात करने आया है। हमें एक एम्प्टी थ्रोन भी दिखाया जाता है जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि इस दुनिया के सारे राजा इक्वल हैं, लेकिन ये सब एक फसाड होता है क्योंकि हमको वही मिस्टीरियस फिगर दोबारा दिखाया जाता है जो उस एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है और अपने आप को इस दुनिया का राजा मानता है। बाय द वे इस मिस्टीरियस फिगर का नाम इमू होता है। गोरोसाई उसके सामने सर झुकाते हैं और पूछते हैं कि इस बार इस दुनिया की हिस्ट्री से किसको मिटाना है और हमें 4 पोस्टर्स दिखाए जाते हैं जिसमें मंकी डी लूफी और मार्शल डी टीच के बाउंटी पोस्टर्स डैमेज हो रखे थे। वहीं सिराहोशी की फोटो पर डैगर मारा हुआ था, लेकिन प्रिंसेस विवी की फोटो इंटैक्ट थी और इमू के हाथ में थी। वहीं दूसरी ओर हमें मास्टर नेकमामुशी को दिखाया जाता है जो व्हाइट बियर्ड के होम आइलैंड स्प्रिंग्स में मार्को से मिलता है, जो अब आइलैंड का डॉक्टर बन चुका है और मास्टर नेकमामुशी मार्को से समुराई पायरेट मिंक अलायंस में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि व्हाइट बियर्ड की मौत के 1 साल बाद ब्लैक बियर्ड और बाकी बचे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच एक जंग हुई थी जिसको ग्रज वॉर का नाम दिया गया, जिसमें ब्लैक बियर्ड की जीत हुई थी, जिसके बाद उसे ऑफिशियली वन ऑफ द एम्परर ऑफ द सी का टाइटल मिला था। इसी के साथ हम वापस थाउजेंड सनी पर चलते हैं जहां लूफी की टीम वानो टेरिटरी के आउटस्कर्ट पहुंचती है और जैसे ही वो वानो की तरफ बढ़ते हैं उनकी शिप एक व्हर्लपूल में फंस जाती है और वो सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद हमें लूफी थाउजेंड सनी के साथ वानो के किनारे दिखाया जाता है जो तैयार है एक ऐसे एडवेंचर के लिए जो वन पीस की दुनिया को हिलाकर रख देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगा वानो कंट्री सागा में।